तो बच्चों अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल शेयर उमिल जान। और बच्चों आज हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वी आर डिस्कसिंग वीडियो नंबर 5। मैं ये होप करता हूँ आप लोगों ने वीडियो नंबर 4 तक अच्छे से कर लिया होगा, जिसमें मैंने फीफो लीफो वेटेड एवरेज सारे कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना। अब बच्चों आज जो वीडियो नंबर 5 है उसके अंदर हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना। बेसिकली जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकली हमको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। अब है ना, इसको एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझना। आज जैसे मान लो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है 31 मार्च को। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान लो क्लोज होती है 31 मार्च को, ठीक है। अज्यूम करो 31 मार्च मेरा ईयर एंड डेट है। अब आप 31 मार्च को मान लो बैलेंस शीट के अंदर देखते हो इन्वेंट्री का वैल्यू है लेट्स से 5 लाख रुपीस। 31 मार्च को आपको एक बैलेंस शीट दिखी और मान लो उसके अंदर इन्वेंट्री लिखी है 5 लाख रुपए। तो आप एक चीज प्रैक्टिकली ये तो मान लो कि ये इन्वेंट्री 5 लाख लिखी है, तो इसका मतलब ये इन्वेंट्री 31 मार्च की है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रही होगी, रात में 8 बजे मैंने इन्वेंट्री काउंट करी जाकर के और मैंने लिख दी कि 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। अब इमेजिन करो एक कंपनी है जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, तो क्या वो ऐसा करेगी 31 मार्च की बुक्स फाइनल हो रही है, रात में 10 बजे गए गोडाउन में इन्वेंट्री काउंट करी और बैलेंस शीट में चढ़ा दिया? ऐसा कभी नहीं होगा। प्रैक्टिकली होता क्या है, या तो इन्वेंट्री काउंटिंग हो सकता है 4-5 दिन पहले से स्टार्ट हो, या तो मान लो 25-26 मार्च के आसपास स्टार्ट हो, या बुक्स भली 31 मार्च की बन रही है, इन्वेंट्री काउंटिंग हो सकता है 8 या 10 अप्रैल को स्टार्ट हो। अब मान लो अगर अपन ने 8 या 10 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंटिंग करी या 25 या 26 मार्च को इन्वेंट्री काउंटिंग करी और अपने को पहुंचना है 31 मार्च तक की इन्वेंट्री पे, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अपने को करने पड़ेंगे। जैसे मान लो अपन ने इन्वेंट्री काउंटिंग स्टार्ट करी 25 मार्च से और अपने को जाना है 31 मार्च तक। मान लो इस दिन की इन्वेंट्री मेरे को गिवन है और इस इन्वेंट्री मेरे को जाना है, तो मैंने इस दिन तक की इन्वेंट्री तो काउंट कर ली और इस पीरियड में जो भी इन्वेंट्री का परचेज और सेल हुआ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अज्यूम करो अगर मैं इन्वेंट्री की काउंटिंग कर रहा हूं 8 अप्रैल को, इस तारीख के बाद, तो मैंने इस दिन की इन्वेंट्री काउंट करी और मेरे को रिवर्स जाना है, क्योंकि 8 अप्रैल बाद में, तो इस दिन की इन्वेंट्री काउंट करी और रिवर्स जाना है, तो रिवर्स में क्या करना पड़ेगा, मेरे को वापस परचेज और सेल एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 25 मार्च की मेरे पास इन्वेंट्री है और 31 मार्च पे जाना है, तो इस दिन मान लो 2 लाख की इन्वेंट्री थी, उसके बाद मान लो मैंने 1 लाख का परचेज किया, तो उसको ऐड करूंगा क्योंकि वो इन्वेंट्री इसका पार्ट है। और अज्यूम करो कुछ इन्वेंट्री सेल की, तो उसको लेस करूंगा। मान लो मैंने 50,000 की सेल करी, तो लेस करूंगा क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जब तुम सेल को लेस करोगे तो इसको कॉस्ट पे लेके लेस करना, सेल प्राइस पे लेस मत कर देना। उसी तरह मान लो अगर आपके पास इन्वेंट्री अज्यूम करो इस तारीख की है 5 लाख रुपीस, अब आपको रिवर्स जाना है, तो अब रिवर्स चलना पड़ेगा। परचेज है वो माइनस करोगे और सेल क्या करोगे, ऐड करोगे, किस पे, एट कॉस्ट पे। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग ये वाले कंसेप्ट को समझेंगे। ये तो मैंने बहुत एक सिंपल लॉजिक से समझाया, बट इसमें कुछ परचेज रिटर्न होगी, कुछ सेल्स रिटर्न होगी, कुछ अप्रूवल सेल्स होगी, कुछ डिफेक्टिव आइटम होंगे, वो सारा एडजस्टमेंट हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस करके समझेंगे। मतलब इस वीडियो के अंदर जो मेन टाइटल है इस वीडियो का वो है इन्वेंट्री टेकिंग, कि इन्वेंट्री टेकिंग को एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार इसका नोटिंग करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, एक बार इन्वेंट्री टेकिंग का नोटिंग कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाओगे इन्वेंट्री टेकिंग। नॉर्मली ऑल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड फॉर 4 to 5 days व्हेन इन्वेंट्री इज बीइंग टेकन अप। जब भी इन्वेंट्री की काउंटिंग करते हैं तो 4 से 5 दिन। अब ये हो सकता है बिफोर फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और आफ्टर फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, ठीक है ना। फिजिकल इन्वेंट्री इज बीइंग टेकन इन द गोडाउन पीरियडिकली हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं। सेल एंड परचेज सब्सिक्वेंट टू डेट नीड टू बी एडजस्टेड, मतलब उस दिन के बाद जो भी सेल और परचेज है उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कंसेप्ट तो मैंने भी आपको समझाया। अब मान लो इफ इन्वेंट्री इज टेकन अप बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है और मान लो 25 मार्च को हम इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब बिफोर मतलब इस तारीख के पहले, ठीक है। तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, ये कौन सी तारीख की, 25 मार्च की,
फिर एडजस्टमेंट करना है, जो बताया ना अपने को फिजिकल इन्वेंट्री टेकन होता है और उसको सेल एंड परचेज एडजस्ट करना है सब्सिक्वेंट ये वाला। ऐड करेंगे परचेज इस डेट के बाद, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो परचेज ऐड करोगे, और अगर इस पीरियड से, मतलब ये कौन से पीरियड की, 25 मार्च से 31 मार्च की, अगर इस पीरियड में कुछ सेल हुई तो उसकी कॉस्ट पे उसको लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी 31 मार्च को। उसी तरह इन्वेंट्री टेकन अप आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, मान लो 7 अप्रैल को आप इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हो, अब 7 अप्रैल काउंटिंग कर रहे हो और 31 मार्च पे जाना है, तो रिवर्स हो जाएगा। फिजिकल इन्वेंट्री ये 7 अप्रैल की, ऐड कर दोगे COGS और लेस कर दोगे परचेज, ये कौन से पीरियड का, 31 मार्च से 7 अप्रैल का। आई बात समझ में? तो ये इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी 31 मार्च की, ठीक है ना, और यहाँ पे भी इन्वेंट्री सेम 31 मार्च की आ जाएगी। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप ICI मटेरियल में पेज नंबर आपको दिखेगा 4.14, पेज नंबर 4.14 पे इन्वेंट्री टेकिंग करके एक हेडिंग है, उसके अंदर एग्जाम्पल दिया हो, उस एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके अंदर एग्जाम्पल लिया हुआ है 7,85,000 की इन्वेंट्री है जनवरी 7 की, ठीक है ना। तो उस एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, फिर हम लोग इलस्ट्रेट। अब देखो बच्चों, हम लोग आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसके बाद आप अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 4.23। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। एक्स हु वॉज क्लोजिंग बुक्स ऑन 31 मार्च, एक्स जो अपनी बुक्स को क्लोज करता है 31 मार्च 2020, फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक विच इट डिड ऑन 9th अप्रैल, मतलब 31 मार्च की बजाय उसने 9th अप्रैल को लिया, तो ये आफ्टर फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। मतलब हमको सेल को ऐड करना है और परचेज को लेस करना है। When it was ascertained by him to be worth 2,50,000, मतलब एक्चुअल हमने स्टॉक काउंट किया और वो हमको पता लगा 2.5 लाख रुपए का है, ठीक है। It was found that sales are entered in sales book on the same day of dispatch. सेल्स बुक में कब एंटर होती है, जब हमने गुड्स भेज देते हैं। एंड रिटर्न इनवर्ट इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन गुड्स आर रिसीव बैक। फिर से ध्यान देना, इट वॉज फाउंड दैट सेल आर एंटर्ड इन सेल बुक, सेल को एंटर करते हैं सेल बुक में जब गुड्स डिस्पैच होते हैं, एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न बुक जब गुड वापस आ जाते हैं, ठीक है। परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वन द इनवॉइसेज आर रिसीव, मतलब गुड्स आए नहीं आए, हम परचेज को परचेज मान लेते हैं सिर्फ इनवॉइस आने पे, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, अपनी ये जो इन्वेंट्री है फिजिकल इन्वेंट्री को एक्चुअल स्टॉक काउंट किया हमने, बुक्स के हिसाब से नहीं है। फिर आगे, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च एंड 9th अप्रैल एज पर बुक्स आर 17,200, परचेज एज पर डे बुक आर 1,200, मतलब ये इतना इनवॉइस चढ़ा चुके हम लोग। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। अब यहां पर ये पॉइंट ध्यान से समझना, एज पर बुक्स 1,200 की परचेज दिख रही है, क्योंकि परचेज तो इनवॉइस आते ही परचेज चढ़ा देते हैं, लेकिन 500 रुपए का इन्वेंट्री अभी भी नहीं आया, मतलब 700, इसमें जो इन्वेंट्री वो 700 का इंक्लूड है, क्योंकि एक्चुअल फिजिकल इन्वेंट्री है। हम गोडाउन में गए होंगे चेक करने, बुक्स बोल रही है 1200 की परचेज है, लेकिन 500 रुपए का स्टॉक अभी भी नहीं आया, तो गोडाउन में परचेज कितने की पड़ी है, जो ये वाली परचेज में 700 का ही पड़ा है। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, इनवॉइस मतलब हमारे पास हमने इनवॉइस आ गए थे बट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020, बट गुड रिसीव ओनली ऑन 4th अप्रैल, मतलब हमने कोई इनवॉइस आ चुके थे मार्च के महीने में, बट वो फिजिकली गुड्स आए 4 अप्रैल को, वो 1,000 के गुड्स थे, ठीक है। तो उसका इनवॉइस तो अपने पास पहले ही आ गया था, बट फिजिकली अपने गोडाउन में 1,000 रुपए के आए ऑन 4 अप्रैल, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसका पार्ट होगा। फिर उसके बाद मतलब ये एक तरह से परचेज हो गई जो बाद में अपनी इंक्लूडेड है। रेट ऑफ जीपी, तो 2.5 लाख के अंदर ये 1,000 इंक्लूड होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर रेट ऑफ जीपी इज 1/3 ऑन कॉस्ट, एसेटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। मेरे को फिजिकल गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है वो निकालना है। अब बहुत एक सिंपल लॉजिक समझो, अगर मेरे को फिजिकल स्टॉक निकालना है और ये मेरा फिजिकल स्टॉक है, तो ये फिजिकली बताओ 31 मार्च को था क्या 1,000 का सामान, ये तो फिजिकली आया ही 4 मार्च को, भले इनवॉइस आ गया, हमको फिजिकल स्टॉक निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा। उसी तरह मेरे को बताओ 1,200 रुपए का स्टॉक 31 मार्च के बाद का परचेज है, जिसमें से 500 का तो अभी भी नहीं आया, तो 500 का तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब 700 का स्टॉक जो इसके अंदर इंक्लूड है उसको हटाना पड़ेगा। और इसके अंदर कुछ ऐसा स्टॉक होगा जो हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, वो हमारे पास 31 मार्च को पड़ा होगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऐड किस पे करेंगे, कॉस्ट पे। अब 17,200 हमारी सेल है, उसकी कॉस्ट निकाल लो, उसको ऐड कर दो, तो 31 मार्च का स्टॉक आ गया आपके पास। आई बात समझ में? देखो मैं सॉल्यूशन करा देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा।
तो देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री 9 अप्रैल की है 2,50,000, ऐड कर दिया मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स का वैल्यू 17,200 है, प्रॉफिट का रेट 1/3 ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/4 ऑन सेल हो गया, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है 12,900, तो उसको ऐड कर दिया। 1200 की परचेज है जिसमें 500 का हमारा अगेन रिटर्न्स है, सॉरी 500 रुपये का इन्वेंट्री आया नहीं, तो उसको लेस कर दिया। और वो परचेज जो 4 अप्रैल को आई है फिजिकली, वो 1000 उसको लेस करा, तो फिजिकल स्टॉक 31 मार्च को आता है 261,200। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च आता है 261,200। समझ में आया? वैसे क्वेश्चन में पूरा तुमको क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन का समझा चुका था, बाकी बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब वापस इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अब आप लोग एक कंसेप्ट और समझना, अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि हमको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड पे स्टॉक कैसे निकालना है। अब है ना एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझना, अज्यूम करो, एक एग्जांपल समझना, मैं एक शॉप पे जाता हूँ, अज्यूम करो फ्रूट्स खरीदने, मैं एक शॉप पे जाता हूँ, मान लो फ्रूट्स परचेज करने, मान लो मैं एप्पल परचेज करने गया, एक शॉप पे मैं एप्पल परचेज करने गया, और उस शॉप पे 2 वैरायटी के एप्पल पड़े हैं, एप्पल नंबर ए और एप्पल नंबर बी। अब एप्पल नंबर ए की क्वालिटी बहुत सुपर है और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब नॉर्मल क्वालिटी है जैसी मार्केट में चलती है। और एप्पल नंबर बी क्या हुआ था, मैंने पहले ही खरीद लिए थे, मान लो शॉपकीपर ने बहुत पहले खरीद के रखे हुए थे और ये थोड़े से खराब हो चुके हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, वो ये कहता है ये जो एप्पल नंबर ए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, वो कहता है ये तो 200 रुपये किलो है, और ये जो एप्पल नंबर बी है ना इसकी रेट 150 रुपये केजी है, क्योंकि ये थोड़े खराब हो चुके हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एप्पल थे ये तो नॉर्मल कैटेगरी के एप्पल थे जो मार्केट में चल रहे हैं, और ये जो एप्पल थे ये अबनॉर्मल कैटेगरी के एप्पल थे। और अब अगर मान लो, मेरे को एक बात बताओ, इसके ऊपर जो प्रॉफिट का मार्जिन है और इसके ऊपर जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो क्या सेम होगा क्या? जो एप्पल नंबर ए हुआ और एप्पल नंबर बी हुआ, इन दोनों पे प्रॉफिट का मार्जिन है वो क्या सेम होगा क्या? तो ऑब्वियसली बात है, आपके मन से आंसर आएगा नहीं सर सेम नहीं हो सकता है। कैसे सेम होगा? जब इसका हम लोग ये नॉर्मल एप्पल, ये अब नॉर्मल एप्पल है, दोनों का प्रॉफिट मार्जिन सेम हो ही नहीं सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अपन ऐसे क्वेश्चन करें जहां पे स्टॉक अपने को 2 तरह का गिवन हो, कुछ डिफेक्टिव आइटम हो और मान लो कुछ नॉर्मल कैटेगरी आइटम हो। तो तुम लोग बुक के तरीकों फॉलो मत करना, बुक तो पता नहीं क्या करती है, बुक से तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे कैटेगरी के क्वेश्चंस। आप लोग सिंपल ये ध्यान रखना, वो आइटम जो डिफेक्टिव, और अगर उस केस में अपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो डिफेक्टिव को बच्चों आप अबनॉर्मल मानते हो बिल्कुल अलग करो, इनका ट्रीटमेंट अलग कर लो, और जो गुड आइटम है उनको बिल्कुल अलग कर लो, और इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, एंड में एडअप कर दो, ठीक है। तो अब अपन लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे 2 कैटेगरी की इन्वेंट्री नॉर्मल भी और अबनॉर्मल भी है, और वहां कैसे अपने को सॉल्व करना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, नॉर्मल अबनॉर्मल के बाद मैंने अभी आपको समझाया था सीओजीएस का कंसेप्ट, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, तो देखो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस सीओजीएस, ये हम लोग अभी कर भी रहे थे, मैंने फिर समझा दिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये रूल नॉर्मल आइटम पे भी लगेगा और अबनॉर्मल पे भी लगेगा। अगर नॉर्मल स्टॉक है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला चलेगा, अब नॉर्मल है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है ना। तो देखो इसका फॉर्मेट किस तरह बनाना है हमको, तो ध्यान देना, अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अपने को, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल, नॉर्मल अब नॉर्मल, हमने 2 कॉलम बना लिए, ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल का कितना है, अब नॉर्मल कितना है टोटल, परचेज नेट मतलब परचेज रिटर्न एडजस्ट करके डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको टोटल किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल हो गया, इसमें से लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में हमने सेल नेट सेल, उस पर जो प्रॉफिट है सेल माइनस प्रॉफिट, सीओजीएस होता है, सबको आइडिया है। और अगर लॉस है तो सेल प्लस लॉस कर दूं मैं, सीओजीएस होगा। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, सिंपल, वो नॉर्मल का भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, अब नॉर्मल का भी माइनस किया। मैंने 2 अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि दोनों पे प्रॉफिट का रेट अलग अलग होगा, और टोटल के कॉलम में लिख लिया, तो ए माइनस बी करूंगा तो दिस वुड बी क्लोजिंग स्टॉक बिफोर एडजस्टमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये क्वेश्चन मैं कराता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑन आईसीआई मटेरियल। नाउ अब बच्चों एक क्वेश्चन है, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना।
इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आईसीआई मटेरियल में, पेज नंबर 4.15 पे ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। आपको इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है 31 मार्च 2020 का। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 142,500, परचेज गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, एडमिन गिवन है, फाइनेंशियल चार्जेस। यहां पर एक बात अच्छे से ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो इन्वेंट्री के अंदर या सीओजीएस के अंदर इंक्लूड होते हैं, तुम ये ध्यान रख लो। ट्रेडिंग के अंदर अपन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखते हैं ना, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जिसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेल्स गिवन है आपको एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2019 को वैल्यू करते टाइम अ सम ऑफ 17,500 वाज रिटन ऑफ ऑन पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹50,000। ध्यान देना, एक हमने क्या किया, 17,500 रुपए राइट ऑफ किए थे एक आइटम पे जिसको ओरिजिनल खरीदा था 50,000 पे, ठीक है, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 45,000। मतलब एक आइटम था 50,000 का, उसको अपन 17,500 रुपए से खत्म कर चुके हैं और उस साल पे हमने बेचा उसको 45,000 पे था, ठीक है। बेरिंग द अब ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस द जीपी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। इस ट्रांजेक्शन के अलावा बाकी सब पे जीपी कमाया 20% ऑन सेल। मतलब ये अब नॉर्मल नेचर आइटम हो गया, इस पे जीपी 20% नहीं है, बाकी अपना नॉर्मल नेचर अपने को। तो अपन नॉर्मल अब नॉर्मल दो कॉलम बना करके अपन इन्वेंट्री का वैल्यू निकालेंगे 31 मार्च 2020 का, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा ना। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने को इन्वेंट्री निकालनी है 31 मार्च 2020 की। मैंने अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना सिखाया ना। अब मेरे को यहां पर 1 अप्रैल 2019 का इन्वेंट्री गिवन है 1,42,500, मतलब ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया। और क्वेश्चन पढ़ के अपने को ये भी क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में कुछ तो इन्वेंट्री नॉर्मल है और कुछ अबनॉर्मल है, तो अपन नॉर्मल अबनॉर्मल को अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, और दोनों का स्टॉक अलग अलग निकाल के एंड में एडअप कर देंगे। अब है ना, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि 31 मार्च 19 को, 31 मार्च 19 मतलब बिल्कुल एक दिन पहले, एक इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 50,000 थी उस पे हमने 17,500 रुपए राइट ऑफ कर दिया। एक इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 50,000 थी उस पे राइट ऑफ कर दिया 17,500। मेरी बात समझे आप? 31 मार्च 2019 को एक इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 50,000 थी उस पे राइट ऑफ कर दिया 17,500, मतलब इन्वेंट्री थी वो 32,500 की बची है हमारे पास। भाई वो जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री थी डिफेक्टिव वाली वो 32,500 की बची, मतलब बुक्स में। तो आपकी वो जो इन्वेंट्री थी 31 मार्च की वो यहां पे गई होगी। तो मतलब 1,42,500 में अगर मैं इसके दो पार्ट सेग्रीगेट कर दूं कि 32,500 की तो एक इन्वेंट्री है और बाकी जो बची 1,10,000, तो ये तो नॉर्मल इन्वेंट्री और ये अब नॉर्मल इन्वेंट्री हुई। गेटिंग माय पॉइंट? अब हुआ क्या था, हमने सारी इन्वेंट्री को बेचा था 12,45,000 पे। क्वेश्चन आगे बोल रहा है आपने पूरी इन्वेंट्री को बेचा कितने पे? क्वेश्चन रीड कर लेना, नीचे पॉइंट गिवन है कि टोटल सेल्स अपनी 12,45,000 है और एक जो पर्टिकुलर 50,000 वाला आइटम था, ये वाला जो अबनॉर्मल नेचर का आइटम था, इसको सेल आउट किया था हमने 45,000 पे। 12,45,000 के टोटल सेल्स है जिसके अंदर ये वाला जो आइटम है इसको बेचा था 45,000 पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वेंट्री अगर 32,500 की और बेचा 45,000 पे तो इस पे 12,500 का प्रॉफिट कमाया हमने। अब तुम ये मत बोलना सर 50,000 से तो राइट ऑफ कर चुके हो आप पिछले साल ही। तो 45,000 की इन्वेंट्री, 32,500 की इन्वेंट्री को बेचा 45,000 पे, मतलब 12,500 का अपने को प्रॉफिट आया था। आई बात समझ में? मतलब मेरी नॉर्मल सेल 12 लाख थी और अगर नॉर्मल सेल 12 लाख थी तो बच्चों इस पे मेरा 20% का जीपी था। नॉर्मल सेल अगर मेरी 12 लाख थी तो उस पे जीपी कितना था मेरा? 20% का। तो 12 लाख पे 20% का जीपी हुआ, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,60,000 हुई नॉर्मल स्टॉक की। मेरी बात समझे ना? बहुत सिंपल लॉजिक है कि 12,45 में 45 तो अब नॉर्मल था, तो 12 लाख रूटीन मैं पेयर समझा रहा हूं आपको, भी मैं नोटिंग पूरी करा दूंगा। तो इसकी सीओजीएस 960 हुई और वो जो 45,000 पे हमने बेचा उसके अंदर 12,500 का प्रॉफिट है, तो उसकी सीओजीएस 32,500 हुई। वो ओपनिंग था भी 32,500 का और 32,500 की सीओजीएस हुई, मतलब वो तो जीरो हो गई। तो देखो एक बार मैंने ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया, अब क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है ध्यान से समझो।
तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है 31 मार्च 2020 का। मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक टोटल 142,500 है, मैंने भी बताया 32,500 का अब नॉर्मल है और 110 का नॉर्मल है, मैं दोनों को अलग अलग कर लिया। परचेज के लिए कुछ भी गिवन नहीं है तो परचेज नॉर्मली मानेंगे, 762,500 अब नॉर्मल है नहीं, टोटल में लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने बताया सीओजीएस पे जाने के लिए जोड़ना पड़ता है, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ लिए। सेलिंग एडमिन उनका कोई लेना देना नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल नॉर्मल इतना था, अब नॉर्मल इतना था, टोटल इतना था। अब मैंने 12,45,000 पे सेल आउट किया तो 12 लाख की इन्वेंट्री अलग कर दी, 45,000 जो अब नॉर्मल सेल है वो अलग कर दिया। अब नॉर्मल सेल की सीओजीएस 32,500 हुई क्योंकि 45,000 पे बेचा 32,500 की चीज। तो मैंने बताया सीओजीएस लेस करेंगे, अपन ऐसे ही करते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक कि ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा अपना। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो अब मेरे को बताओ, इसकी सीओजीएस 32,500 लेस किया मैंने, और ये वाली जो इन्वेंट्री थी इसकी 960 सीओजीएस लेस किया, तो नॉर्मल इन्वेंट्री 62,500 की बची, अब नॉर्मल कुछ भी नहीं बची, टोटल 62,500। मतलब मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 मार्च 2020 का 62,500 का है। बोलो समझ में आया? बुक के सॉल्यूशन से जाओगे समझ में नहीं आएगा, जो मैंने करा है वही सॉल्यूशन से समझना, बुक के सॉल्यूशन से कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा ये वाला ना। तो बच्चों अब जो हम अगला इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ध्यान देना। देखो ये भी मैं तुमको मेरे तरीके से बताऊंगा, आप पहले मेरे तरीके से समझना, फिर बाद में बुक का तरीका देखना। आपको 100% मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, देखो इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। मतलब ये जो इन्वेंट्री हो रही है वो आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना। मतलब हमको रिवर्स कैलकुलेशन अगर करनी पड़ेगी अगर 31 मार्च के निकालनी है तो 10 अप्रैल की इन्वेंट्री, द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000 एट कॉस्ट, मतलब 16,75,000 वो है कॉस्ट पे ऑन द कंप्लीशन डेट। मतलब 10 अप्रैल की हमको इन्वेंट्री गिवन है 16,75,000 रुपए, ठीक है, 16,75,000 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर 68,750। अब नेक्स्ट ईयर की जो सेल है, मतलब इन 10 दिनों की सेल हमको 68,750 गिवन है। प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल हो गया। मतलब इन्वेंट्री अपने को 10 अप्रैल गिवन है 16,75,000 रुपए, और उसके बाद जो 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में जो सेल हुई है वो हुई है 68,750 की। प्रॉफिट मार्जिन है 1/3 ऑन कॉस्ट। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000, मतलब अब जो अगले साल की परचेज है, मतलब आप उसी पीरियड की अगले 10 दिन की, वो 90,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 81,000 की परचेज है। तो अपने को 31 मार्च से उसके बाद की सेल भी गिवन हो गई और उसके बाद की हमको परचेज भी गिवन हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000। अब इस पीरियड में ध्यान से समझना, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री में ऐड कर दिए थे एट मार्कअप प्राइस, मार्कअप मतलब सेल प्राइस ऑफ 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, मार्कअप मतलब जिसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो 3,000 रुपए का सेल रिटर्न हुआ था वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो मतलब सेल नेट 68,750 माइनस 3,000 रुपए हो गई। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब जब इन्वेंट्री काउंटिंग कर ली, इट वॉज फाउंड दैट, अब ये पता लगा देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम। अब कोई आइटम था जो बहुत स्लो मूव करता था, ठीक है ना, मतलब बहुत पुराना आइटम था जो स्लो मूविंग था, कॉस्टिंग 11,250 विच शुड बी टेकन एट 5,250। अब यहां पे ये पॉइंट ध्यान से समझना, इन्वेंट्री काउंटिंग कर ली, वो कॉस्ट पे करी। अब बाद में ये पता लगा कि एक स्टॉक था बहुत स्लो मूविंग था जिसकी कॉस्ट 11,250 थी, लेकिन उसको लेना 5,250 पे था, टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। ये तो तुमको रूल पता होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। 11,250 की कॉस्ट है जिसकी एनआरवी 5,250 है। सुनना मेरी बात, 11,250 की कॉस्ट है जिसकी एनआरवी 5,250 है, तो 5,250 पे लेना है अपने को, ये तो क्लियर है। फिर ड्यू टू हैवी फ्लड
सर्टेन गुड्स मतलब हमने गलती से 11,250 पे ले लिए, जिसको 5,250 पे लाना है, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर लेस से। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500, अब कोई बाढ़ आ गई जिससे कुछ गुड्स से 15,500 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से आए थे बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, ठीक है, मतलब सप्लायर से 15,500 का सामान और आया। एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, और कस्टमर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया। एंड एनआरवी ऑफ गुड्स वर एस्टिमेटेड 12,500 31 मार्च, ठीक है, मतलब हमको सप्लायर से कुछ सामान आया 15,500 का और हमको कस्टमर को डिलीवरी करना था, लेकिन कस्टमर ने डिलीवरी लेने को मना कर दिया, ठीक है ना, और वो स्टॉक अपने एनआरवी उसकी थी 12,500, लेकिन वो वापस इंक्लूड हो गया 15,500 पे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन फाइनल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 30 मार्च 2020। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री अपनी 16,75,000, इसमें दो तरह के स्टॉक गलत वाले इंक्लूड हैं, एक तो स्लो मूव है 11,250 का और एक 15,500 का डिफेक्टिव स्टॉक है, ठीक है ना। इन दोनों को हमको एनआरवी पे लेके आना है, क्योंकि 15,500 की तो एनआरवी 12,500 एस्टिमेटेड है बट इंक्लूडेड 15,500 है, और 11,250 वाले की एनआरवी 5,250 है, ठीक है ना। तो इसमें से 6,000 रुपए लेस करने हैं और इसमें से 3,000 रुपए लेस करके वापस स्टॉक को हमको एनआरवी पे लेके आना है। हमको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है 31 मार्च 2020 के, मतलब रिवर्स वर्किंग करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो मैं आपको तरीका बताता हूं, पूरा ध्यान से समझना, अभी क्लियर हो जाएगा ना। अब बच्चों देखो तुम लोग ध्यान से समझना, मेरे को इन्वेंट्री 10 अप्रैल 2020 की गिवन है, ठीक है ना। 10 अप्रैल 2020 की इन्वेंट्री गिवन है 16,75,000, और मेरे को इन्वेंट्री निकालनी है 31 मार्च 2020 की, मतलब हमको रिवर्स जाना है। तो अगर मान लो मैं इसको, ये पहले डेट आ रही है और ये बाद में आ रही है, तो इसको मान लो मैं बोल दूं ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो एक तरह से मेरे को कहां पे जाना है, ओपनिंग स्टॉक पे जाना है, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है तो मेरे को ओपनिंग पे जाना है। अब बच्चों मेरे को अभी पता है, मैंने आपको सीओजीएस बताया था कि सीओजीएस निकालने का तरीका क्या होता है, तो हमने डिस्कस किया था कि सर सीओजीएस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, यही होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को यहां पर ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो क्या होगा, सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक जुड़ जाएगा, माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ओपनिंग, मतलब ये वाला स्टॉक जो हुआ ये 10 अप्रैल 2020 का हो गया, और इसमें अगर मैं परचेज माइनस कर दूं, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दूं, सीओजीएस जोड़ दूं, तो ओपनिंग स्टॉक पे आ जाऊंगा 31 मार्च 2020 पे। आई बात समझ में। अब सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि करेक्ट वाला ही जोड़ेंगे तब जाके काम चलेगा। अब तुम्हें ना इसके अंदर अपने पास 1675 में वापस समझना, मैं 4 कॉलम बना रहा हूं, एक तो बिल्कुल नॉर्मल, अब इसे समझना, एक स्लो मूविंग, एक वो फ्लड वाला आइटम, मैं फ्लड वाला आइटम फ्लड लिख देता हूं, ये दो अब नॉर्मल है और ये टोटल हो जाता है, ठीक है। टोटल तो 1675 की इन्वेंट्री और वो है कॉस्ट पे, जबकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फंडा होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तुम लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। अब इस 1675 में एक इन्वेंट्री की कॉस्ट 11,250 इंक्लूडेड है और एक इन्वेंट्री कॉस्ट 15,500 इंक्लूडेड है ना। इस 16,75,000 की जो इन्वेंट्री है 10 अप्रैल 2020 की, इसके अंदर एक कॉस्ट 15,500 का इंक्लूड है और एक 11,250 का इंक्लूडेड है। इस वाली जो इन्वेंट्री है इसका एनआरवी है बच्चों 5,250 रुपए। ये वाली जो इन्वेंट्री है इसका एनआरवी 5,250 है। अब मेरे को बताओ, अगर इसका एनआरवी 5,250 है, मतलब कितने रुपए इसके अंदर इंक्लूडेड है और जो कम करने हैं, मतलब ये वाली इन्वेंट्री जो इस पे इंक्लूड है मेरे को इस पे लेकर आनी है, ये वाली इन्वेंट्री जो 11,250 पे इंक्लूड है मेरे को इस पे लेके आनी है, मतलब 6,000 रुपये उड़ाने हैं मेरे को यहां से। इसका मतलब यह हुआ कि 1675 में से एक तो मेरे को 6,000 रुपये कम करने, ठीक है ना। अभी तो एक बार तुम ऐसा समझ लो, चलो पहले मैं एक बार बेसिक निकाल लेता हूं, अगर इसमें इन दोनों तीनों को लेस करता हूं तो नॉर्मल इन्वेंट्री कितनी है पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो इन्वेंट्री आती है बच्चों 1675 माइनस 15,500 माइनस 11,250, तो आपकी बिल्कुल जो नॉर्मल इन्वेंट्री आती है वो आती है 1,648,250, ठीक है। अब मेरी बात समझना,
ये 11,250 वाली इन्वेंट्री इस पे लानी है तो मेरे को 6,000 रुपये उड़ाने, तो मैंने कहा यहां से एक तो 6,000 रुपये माइनस करने हैं मेरे को, तो इसमें से अल्टीमेट 6,000 माइनस हो रहा, और 15,500 की इन्वेंट्री की वैल्यू रखनी है 12,500, मतलब 3,000 रुपये और उसमें से उड़ाने हमको, तो मतलब इसमें से 3 और लेस करना है मेरे को। तो मतलब मेरी जो ओरिजिनल इन्वेंट्री एनआरवी पे है ये तो नॉर्मल नेचर की हो गई, ये अब नॉर्मल वाली की एनआरवी ये स्लो मूविंग की और इसकी एनआरवी ये, तो मेरी जो फाइनल इन्वेंट्री आती है 1675 में एक तो 9,000 मेरे को लेस करना है। तो अगर मैं 1675 की इन्वेंट्री में 9,000 लेस करता हूं तो जो मेरी परफेक्ट इन्वेंट्री आती है वो आती है 16,66,000, जिसमें 1648250 तो नॉर्मल है और बाकी का मिला के स्लो मूविंग और डिफेक्टिव है। यही बात समझ में। अब बहुत सिंपल लॉजिक है, मेरे को अगर ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो इसमें क्या करूं मैं, सीओजीएस जोड़ दूं और परचेज लेस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, सीओजीएस जोड़ दो और परचेज लेस कर दो, ठीक है ना। तो बच्चों मेरे पास जो नॉर्मल मेरे इन्वेंट्री आई वो 16,66,000, ये तो ओरिजिनल इन्वेंट्री है इस तारीख की, मतलब ये इन्वेंट्री का मतलब नहीं है मेरे को 9,000 रुपये तो इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी, ये तो मैंने इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस के फंडे पे आ गया। अब इसमें मेरे को ऐड क्या करना है, सीओजीएस ऐड करना है। अब सीओजीएस तो मेरी सेल गिवन है 68,750, जिसमें 3,000 रुपये सेल्स रिटर्न हो चुका है, तो मतलब नेट सेल 65,750 है, और इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल हो गया। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 65,750 का अगर 1/4 करोगे आप, तो आपकी जो इन्वेंट्री का प्रॉफिट आता है वो आता है 16,437.5, क्योंकि नॉर्मल अब नॉर्मल की सेल तो कुछ भी गिवन नहीं है मेरे को। तो 65,750 में बच्चों अगर मैं 16,437.5, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 49,313, इसको इसमें ऐड कर दूं, इसमें ऐड कर दो और लेस कर दो परचेज। अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन नहीं समझाया, मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्यूशन समझा रहा हूं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर करा दूंगा मैं आपको। अब अगर मैं परचेज की बात करता हूं तो 90,000 की परचेज है जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो मतलब 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट है तो 81,000 हुआ। तो मैंने अभी बताया परचेज माइनस करनी है तो 81 माइनस कर दो, तो ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 31 मार्च 2020 की। वो आप चेक करोगे तो आपके सामने लगभग 1634,313 समथिंग ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप है ना इसको सॉल्यूशन के अंदर चेक करना, अगर आप सॉल्यूशन में चेक करोगे ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन में। मैं इसको फेयर आउट करा देता हूं, तो मेरे ख्याल समझ में तो आ गया, अब इसको फेयर आउट नोटिंग कर लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो बच्चों, जो अभी मैंने आपको समझाया सॉल्यूशन बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है, एक बार आप देख लेना। नॉर्मल, अब नॉर्मल के मैं दो कैटेगरी में, स्लो, डिफेक्टिव और टोटल। क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे गिवन है 10 अप्रैल, टोटल 16,75,000 है, ये भी कॉस्ट अलग कर दिया, ये भी कॉस्ट अलग किया, तो नॉर्मल की 1648,250 आई। जो राइट ऑफ करना था इसको 5250 पे लाना था, इसको 12,500 पे लाना था, तो 6,003 राइट ऑफ किया तो 9,000 रुपये राइट ऑफ हो गया। तो इन्वेंट्री एनआरवी ये एज इट इज चल रहा है, इसका एनआरवी इतना है, इसका एनआरवी इतना है, तो इन्वेंट्री हो गई 16,66,000। ये इन्वेंट्री हो गई 10 अप्रैल की, पहले मैंने करेक्शन कर दिया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोड़ना है तो 65,750 में मार्जिन लेस कर दिया, तो इसको ऐड कर दिया, ये सीओजीएस ऐड कर दिया, और परचेज 90,000 का था जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 81,000 का मैंने परचेज लेस कर दिया। तो फाइनल मेरी ये नॉर्मल इन्वेंट्री बची, ये एनआरवी की बची, अब नॉर्मल वाली दोनों इन्वेंट्री, इन सबको जोड़ा तो फाइनल इन्वेंट्री 16,343 आई। दिस इज इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। आया समझ में। तो इस तरह क्वेश्चन करना है, इसको स्टडी मटेरियल के तरीके से नहीं करना, इसी तरीके से कर लेना, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। मैं होप करता हूं इसमें सारे कंसेप्ट आपको समझ आएंगे। इसी कंसेप्ट पे हम लोग वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अनसॉल्व क्वेश्चन 2 से 3 और हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।